हेलो व्यूअर्स और एकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है दिल्ली में, खासकर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट विच वाज अफेक्टिंग द डे टू डे वर्क। लेकिन मौसम की हालत तो ठीक है, इकोनॉमी के दुख दर्द लग रहा है खत्म नहीं हो रहा है। बैक टू बैक जिस तरीके का टेंशन आते हुए दिख रहा है, इकोनॉमी की रेजिलियंस के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर है। बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनफैक्ट सुरजीत भल्ला इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं दैट इंडिया आज उसकी इकोनॉमी फ्रेजाइल 2 में आ चुकी है अलोंग विथ टर्की। अब ऑब्वियसली इतनी भी हालत खराब नहीं है कि आप इंडिया को टर्की के साथ फ्रेजाइल 2 में कह दो। सो देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट जो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं। आई personally think that yes, economy is facing problem, economy is facing challenges, and that is absolutely correct कि ये जो problem है ये मिडिल ईस्ट वॉर से स्टार्ट नहीं हुई है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट वॉर has led to that problem becoming much more complicated, but this problem has already started since 2024 end। उसके बाद से ये problem already इंडिया के साथ आ चुका है। what I feel very problematic with the government is that कि गवर्नमेंट जो है वो इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं कर रही है। एवरीथिंग गवर्नमेंट इज सेइंग कि सब कुछ बढ़िया है। आप देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उनका तो हमेशा से वो फेमस स्टेटमेंट रहा है दैट रूपी नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर के रेस में चाइना और यूएस से बहुत जल्द ही कैच कर लेगा। सो प्रॉब्लम आज इंडिया की इकॉनमी में है, कुछ प्रॉब्लम हमारी खुद की है और कुछ प्रॉब्लम बाहर से आ रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और एज यूजुअल प्रॉब्लम तो किसी भी इकॉनमी में आती है और प्रॉब्लम खत्म भी हो जाती है एंड देन वी बाउंस बैक। याद है कोविड में भी रिसेशन आया था, आवर इकॉनमी कॉन्ट्रैक्टेड, बट देन अगेन वी हैड अ गुड रिकवरी। बट दिस टाइम व्हाट गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जो है वो इस एक्नॉलेजमेंट के मोड में बिल्कुल नहीं लग रही है, बिकॉज गवर्नमेंट इज क्लियरली telling that everything is good, although अब थोड़ा सा reality check मिला है गवर्नमेंट को, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑब्वियसली हैज कॉल फॉर दैट ऑस्टेरिटी मेजर, सोना मत कर दो, ये मत कर दो। तो फाइनली गवर्नमेंट जो है इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक एक्नॉलेज कर रही है, बट स्टिल आई थिंक सो ट्रांसपेरेंसी इज द बिगेस्ट वर्च्यू फॉर एनी गवर्नमेंट। इट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ फॉर एनी पॉलिसी मेकिंग एंड इट हेल्प्स द नेशन बिकम स्ट्रॉन्गर। एनीवेज, आज फ्रेंड्स मैं अगेन इकोनॉमी को लेकर एक बड़े डेवलपमेंट के साथ आपके सामने आया हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवरी ईयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवरी ईयर एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज करती है। मतलब हर साल आरबीआई जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज करती है 29 मई को। मतलब आज आरबीआई का एक नया एनुअल रिपोर्ट रिलीज हुआ है जिसमें आरबीआई ने 2025 से लेकर 2026 विच मींस द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इंडिया की इकोनॉमी कैसी परफॉर्म की उसका पूरा एक एनालिसिस आरबीआई अपने इस एनुअल रिपोर्ट में देती है। और साथ ही साथ इस एनुअल रिपोर्ट में ये भी बताती है आरबीआई कि आरबीआई ने क्या क्या किया है। फॉर एग्जांपल रूपी को डिप्रिसिएशन से रोकने के लिए कितना फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन किया है, और सारा अपना हिसाब किताब भी आरबीआई इस एनुअल रिपोर्ट में रखने का काम करती है। इस एनुअल रिपोर्ट में ऑल्दो ये लगभग 250 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन एक चीज जहां पे सारे इकोनॉमिस्ट्स की ध्यान रहती है वो है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड कैसा रहा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड, क्योंकि ये रिकॉर्ड आरबीआई मेंटेन करती है और इस रिकॉर्ड को आरबीआई अपने एनुअल रिपोर्ट में जनता के सामने रखने का काम करती है। इसलिए whenever this RBI's annual report comes, one thing which very is interesting to look at is the balance of payment। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में रहा, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहा, या बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली बैलेंस ही हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इंडिया के एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपको याद होगा 1991 में जो आर्थिक संकट आया था, द इकोनॉमिक क्राइसिस विच केम इनटू द इंडियाज इकोनॉमी, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। आज पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये जितने भी कंट्री हैं वो इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजरते हैं। और इसका अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कह लो या डॉलर क्राइसिस कह लो, बिकॉज अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो ऑब्वियसली आप बाहर से कुछ खरीद नहीं पाओगे। और जितने भी कंट्री हैं जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है खासकर अपने बेसिक कमोडिटीज के लिए लाइक ऑयल, गैस, उनके लिए डॉलर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू डोंट हैव डॉलर यू कैन नॉट बाय ऑल दीज, बिकॉज एज पर द पेट्रो डॉलर आप जितने भी चीज एनर्जी के खरीदते हो इन कंट्री से वो सभी डॉलर में ही पेमेंट लेते हैं। तो इसी डॉलर का
यू नो किस तरीके का परफॉर्मेंस है, मतलब क्या इंडिया जो है उसके पास डॉलर एक्स्ट्रा आ रहा है या इंडिया अपने डॉलर रिजर्व्स को लूज कर रहा है। यही चीज समझने के लिए आरबीआई जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करती है। मतलब आरबीआई जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, इससे आरबीआई का बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव है, ये समझना कि वेदर इंडिया इज अर्निंग डॉलर और वेदर इंडिया इज लूजिंग डॉलर। व्हाई इट मैटर्स? बिकॉज इफ इंडिया इज लूजिंग डॉलर तो फिर डॉलर लाना कहां से पड़ेगा? फॉरेक्स रिजर्व से। विच मीन्स कि अगर इंडिया डॉलर लूज कर रहा है तो इंडिया को अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर आएगा। और जितना कम फॉरेक्स रिजर्व होगा उतना ही कम इंडिया का इंपोर्ट कवर होगा, उतना ही कम इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस होगा इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, और फिर तमाम तरीके की प्रॉब्लम इंडिया की इकोनॉमी पे आ जाते हैं। सो बेसिकली आरबीआई ट्राइज टू अंडरस्टैंड what is the stability of forex reserve, which it tries to understand by understanding whether India is earning dollar or losing the dollar। और इसी चीज को समझने के लिए आरबीआई एक पूरा अकाउंट बुक मेंटेन करती है, जिसको आज मैं इस सेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा, विच इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेल कि आरबीआई की रिपोर्ट में कहा क्या गया है। आरबीआई की रिपोर्ट में एक तरीके से अगेन रियलिटी चेक मिला है और ये बताया गया है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम कितना बड़ा है, और ये प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट के पहले ही आ चुका है। बिकॉज ये रिपोर्ट जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात किया गया है, ये 2025 से 26 का रिपोर्ट है। अब ये जो मिडिल ईस्ट का वॉर स्टार्ट हुआ है ये तो फरवरी 2026 में है। मतलब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एक तरीके से एनालिसिस होगा, ये मिडिल ईस्ट से आप नहीं जोड़ सकते, बिकॉज मिडिल ईस्ट का काफी कम इम्पैक्ट रहा होगा। और इसीलिए ये जो आपका डेटा आया है, ये डेटा से मैं समझ सकता हूं कि इंडिया की इकोनॉमी मिडिल ईस्ट के वॉर के पहले कैसा परफॉर्म कर रही थी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इस साल लगातार डेफिसिट में रहा है, विच इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो इस रिपोर्ट में देखने को मिला कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में है। इसका सिंपल मतलब है कि हम डॉलर लूज कर रहे हैं और इसके लिए हमें अपने डॉलर को फॉरेक्स रिजर्व से निकालना पड़ेगा, विच क्लियरली मीन्स कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो अगेन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे 2024-25, इस साल भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में रहा है, विच क्लियरली शोज कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ लूजिंग डॉलर, दिस प्रॉब्लम आई एम सेइंग इट हैज स्टार्टेड सिंस 2024 से ही इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर प्रॉब्लम आते हुए दिख रहा है। बट द रियल प्रॉब्लम इज कि 2024-2025 में जो डेफिसिट था उसके कंपैरिजन में 2025-2026 में जो डेफिसिट है उसमें 6 गुना इंक्रीमेंट देखने को मिला है, which means that deficit has increased by a massive 6 times to a whooping $31 billion. So this is the real problem. Deficit is a problem number one, but 6 times increase होना deficit में, this clearly shows that the problem is real. तो ये रिपोर्ट देख के एक बात तो क्लियर है जो मैं आज इस सेशन में डिस्कस भी करूंगा, that A, India is really facing the problem of dollar, B, this problem is increasing day by day, C, ये problem Middle East से पहले से start हो चुका है, and D, now it clearly shows कि why government is nervous, why Prime Minister मोदी अचानक इतना austerity की बात कर रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट जो है वो अब एक्शन मोड में आते हुए दिख रही है। It clearly indicates that something real problem is there in the economy. अब सबसे पहले फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये समझिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब पेमेंट का बैलेंस होना चाहिए, पेमेंट का बैलेंस होना चाहिए। कौन सा पेमेंट का? लेट्स से ये इंडिया है और ये ऑल द वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मान लो, मतलब वर्ल्ड का ये बाकी सारे कंट्रीज हैं और ये इंडिया है। सो दिस इज इंडिया एंड दिस इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ऑब्वियसली इंडिया जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करता है। अगर मान लो इंडिया ने अपना कुछ सामान बाहर बेचा, विच मीन्स इंडिया के कंपनी ने एक्सपोर्ट किया, तो व्हेनेवर वी एक्सपोर्ट, जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया से सामान खरीदेंगे तो ऑब्वियसली द पेमेंट इज गोइंग टू हैपन इन डॉलर, विच मीन्स इंडिया में डॉलर का इनफ्लो आएगा व्हेन वी एक्सपोर्ट।
सिमिलरली अगर कोई बाहर का पर्सन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, इफ समवन फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्ट इन इंडिया, तो वो बाहर से पैसा जब इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली क्या लेके आएगा, डॉलर लेके आएगा. सो वेन एवर वी एक्सपोर्ट, वेन एवर आउटसाइडर्स इन्वेस्ट इन इंडिया, इट लीड्स टू इंडिया अर्निंग डॉलर. तो ये जो दोनों ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे इंडिया की कंपनी ने किसी प्रोडक्ट को अपना बाहर बेचा, इस ट्रांजैक्शन से इंडिया को डॉलर आया, इसको हम प्लस लिखेंगे. सिमिलरली अगर कोई बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया तो अगेन इस ट्रांजैक्शन से इंडिया को डॉलर अर्न किया. सिमिलरली इसका उल्टा ये हो जाएगा कि अगर इंडियंस ने बाहर से कोई सामान खरीदा, वी आर बाइंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो वेन एवर वी इंपोर्ट वी आर लूजिंग डॉलर, तो इसको आरबीआई जो है वो माइनस डॉलर में लिखेगी, इस ट्रांजैक्शन को माइनस डॉलर में लिखेगी. सिमिलरली अगर इंडिया के लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगेन इससे हमारा जो डॉलर है वो बाहर चला जाएगा, आउटफ्लो होगा, इसको भी डॉलर नेगेटिव करके लिखेगी. विच मीन्स आरबीआई देखिए कर क्या रही है, आरबीआई जो है वो तमाम ट्रांजैक्शंस, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच इज हैपनिंग बिटवीन इंडियंस एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, वो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आरबीआई रखती है. जिस भी ट्रांजैक्शन से इंडिया को डॉलर आता है उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट सेक्शन में लिखती है, डॉलर पॉजिटिव करके लिखती है. और जिस भी ट्रांजैक्शन से इंडिया डॉलर लूज करता है सच एज इंपोर्ट, आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में माइनस डॉलर में रिप्रेजेंट करती है. अगर ये दोनों प्लस डॉलर, लेट्स से ये प्लस डॉलर प्लस $10 हो गया और ये माइनस माइनस अगर मैं ऐड कर दूं तो ये माइनस $10 हो गया. इफ इंडिया इज अर्निंग $10, इफ इंडिया इज लूजिंग $10, तो जितना हमने कमाया उतना हमने खोया. इसी को हम लोग कहते हैं बीओपी. पेमेंट क्या बैलेंस हो गया? यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जीरो, देयर इज नो बैलेंस बचा हुआ, बिकॉज वी अर्न $10 एंड वी लूज $10. दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. जितना इसका क्लियर मतलब है कि दिस इज द stable scenario for any economy because it clearly shows that we are earning $10 and we are losing $10. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है that we are earning $20 and we are losing $10. तो उस केस में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा. मतलब ऑन अ नेट बेसिस इंडिया इज अर्निंग डॉलर. तो जो एक्स्ट्रा $10 इंडिया अर्न किया वो कहां चला जाएगा? इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में. तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो वेन एवर वी हैव अ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, इट इंडिकेट्स दैट इंडिया इज on a net basis earning more dollar. If we are earning more dollar, then obviously that indicates that India की जो forex reserve है वो increase हो जाएगी. इसका उल्टा अगर ऐसा हो सकता है कि we are earning $10 but we are losing $20, which means balance of payment क्या हो गया हमारा? डेफिसिट में. और ये कितना हो गया? माइनस $10. मतलब इंडिया इज पेइंग मोर डॉलर टू आउटसाइड देन आउटसाइडर्स आर पेइंग डॉलर टू इंडिया, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है माइनस $10. अब ये माइनस है तो ये डॉलर कहां से लाएंगे? तो ये डॉलर निकालना होगा. ये डॉलर क्योंकि हमारे डेफिसिट में है, सो वी हैव टू यूज आवर फॉरेक्स रिजर्व. सो वेन एवर इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में आता है तो इस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को रिलीज करना पड़ता है, विच मीन्स रिडक्शन इन द फॉरेक्स रिजर्व. So whenever we have balance of payment deficit, which means Indians are paying more dollar to outsiders than outsiders are paying dollar to India, which means we have to finance our deficit, and to finance our deficit, RBI has to use its dollar out of the forex reserve, which puts pressure on the forex reserve. सो यही चीज बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है, आरबीआई है. आरबीआई एक अकाउंट बुक मेंटेन करती है. उस अकाउंट बुक में ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो इंडिया में रहते हुए लोगों का बाहर के रहते हुए लोगों के साथ हो रहा है, उस सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आरबीआई मेंटेन करती है.
वैसे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जिससे इंडिया डॉलर अर्न करता है उसको क्रेडिट सेक्शन में लिखती है। वैसे जितने भी ट्रांजैक्शन जिससे इंडिया डॉलर लूज करता है उसको डेबिट में लिखती है, और फिर हिसाब किताब लगाती है कि क्या हम नेट बेसिस पे डॉलर अर्न कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं। उसके हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, विच इज अ गुड थिंग फॉर एनी कंट्री। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को आरबीआई ट्रैक करती है, जस्ट बिकॉज आरबीआई वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट, कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर क्या बनेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मीन्स है किस चीज को समझना, व्हाट इज द एंड विच आरबीआई वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर फॉरेक्स रिजर्व, बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व भारत की एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या ये सारे ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं? नहीं, हो सकता है आप किसी को सामान चाइना में भेज रहे हो तो वो चाइनीज करेंसी में आपको पे कर रहा हो सकता है आप जापान से कोई सामान खरीद रहे हो, आप येन में पेमेंट कर रहे हो। वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जनरली डॉलर में होते हैं, बट हो सकता है किसी और करेंसी में भी होंगे। बट जब भी हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, जब भी आरबीआई इस तरीके का खाता मेंटेन करती है जहां पे वो देखती है कि ट्रांजैक्शन से हम अर्न कर रहे हैं लूज कर रहे हैं, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस को डॉलर में कन्वर्ट करती है। सो इवन इफ यू आर पेइंग समवन इन येन, उसको आरबीआई डॉलर में कन्वर्ट करके लिखती है। इवन इफ समवन इज गिविंग यू युआन, तो आरबीआई उस युआन को डॉलर में कन्वर्ट करती है। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट आप हमेशा डॉलर के टर्म में समझोगे, बट दैट नेसेसरली डज नॉट मीन दैट ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग ओनली इन डॉलर। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्दर हम लोग आते हैं कि बहुत ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहा है इंडिया के रेसिडेंट्स और रेसिडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किस तरीके के हैं उस प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, विच मींस डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हैपनिंग बिटवीन द इंडियंस एंड द आउटसाइडर्स, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दो जगह रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। या तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बीओपी के करंट अकाउंट में मेंटेन किया जाता है, या तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बीओपी के कैपिटल अकाउंट में मेजर किया जाता है। अब इसका सिंपल अंतर क्या है? ऐसे जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिसमें ना ही इंडिया के रहते हुए लोगों का एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है, ना ही बाहर के लोगों का एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है, वैसे सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग करंट अकाउंट में लिखते हैं। सिमिलरली ऐसे जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है इंडियंस का और बाहर के लोगों का, जिसमें या तो इंडियंस का एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है या बाहर के लोगों का एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है, वैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है, मान लो ये कोई इंडिया की कंपनी है और ये मान लो कोई यूएस की कंपनी है। इंडिया की कंपनी ने यूएस की कंपनी को एक्सपोर्ट किया, इस एक्सपोर्ट से ऑब्वियसली इंडिया की कंपनी डॉलर अर्न करेगी। अब ये डॉलर वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है इंडिया की कंपनी और यूएस की कंपनी का, ये करंट अकाउंट में लिखे या कैपिटल अकाउंट में लिखे? तो सवाल सीधा पूछना है कि क्या इस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से ए का एसेट लायबिलिटी चेंज हुआ? क्या इस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से यूएस की कंपनी का एसेट लायबिलिटी चेंज हुआ? तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की कंपनी ने अपना प्रोडक्ट यूएस की कंपनी को बेच दिया और उसके बदला डॉलर मिला। इसमें कोई भी एसेट लायबिलिटी का चेंज नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए कि ये मान लो ए कंपनी है और ये मान लो यूएस की कंपनी है। अब यूएस की कंपनी ने ए कंपनी का 30% शेयर खरीद लिया। सो यूएस की कंपनी ने कंपनी ए जो इंडिया की है इसमें इन्वेस्ट किया और 30% शेयर्स खरीद लिए। अब यहां पे क्या हुआ? क्या ए कंपनी जो इंडिया की है इसका एसेट कम हो गया? यस, क्योंकि कंपनी का एसेट अब किसके पास चला गया। और क्या कंपनी जो यूएस की है उसका एसेट इंक्रीज हो गया? यस। सो इस ट्रांजैक्शन में यूएस की कंपनी जो इंडिया की कंपनी ए के 30% शेयर खरीद रही है, दिस क्लियरली लीड्स टू इंक्रीज इन द एसेट ऑफ दैट अमेरिकन कंपनी एंड डिक्रीज इन द एसेट ऑफ दैट इंडियन कंपनी। उसके जो ओनर है उनका एसेट कम हो गया और जो यूएस की कंपनी के ओनर है उनका 30% शेयर खरीदने से एसेट बढ़ गया। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में। सिमिलरली मान लो आपका एक फ्रेंड है यूएस में और आप इंडिया में हो, आपके फ्रेंड ने आपको $1000 गिफ्ट कर दिया। कहां लिखोगे इस ट्रांजैक्शन को? ये ट्रांजैक्शन आपको गिफ्ट के फॉर्म में किया गया है, मतलब क्या आपको ये लौटाना है? नहीं। तो इसमें अगेन कोई एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं हुआ। लेकिन मान लो कि इस फ्रेंड ने आपको $100 का लोन दिया है
अब जैसे ही ये फ्रेंड आपको लोन दे दिया तो आपके ऊपर क्या आ जाएगी, लायबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज यू हैव टू पे दिस मनी बैक। और जिसने आपको लोन दिया है उसके लिए ये लोन क्या हो जाता है, एसेट हो जाएगा। सो इन दिस ट्रांजैक्शन दिस यूएस पर्सन इज इंक्रीजिंग इट्स एसेट बाय गिविंग यू अ लोन, और आपके लिए जो लोन ले रहे हो, जो बोरोअर हो, आपके लिए क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी हो जाएगा। तो दिस सिंपली मीन्स दैट any economic transaction between the residents of India and the outsiders, उस economic transaction में अगर किसी का भी, इंडियन का या बाहर के लोगों का, एसेट और लाइबिलिटी चेंज होता है तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आरबीआई कहां लिख देगी, कैपिटल अकाउंट में। और ऐसे जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कोई भी एसेट लाइबिलिटी ना ही इंडियन रेसिडेंट्स का ना ही बाहर के रेसिडेंट्स का चेंज हो रहा है, इसको आप कहां लिख दोगे, करंट अकाउंट में। तो ये क्लियर है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में बेसिक अंतर क्या है। तो सबसे पहले करंट अकाउंट में क्या आता है, गुड्स का, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, गुड्स का मतलब जो चीज दिखता है, मान लो पेन, पेन तो दिखता है ना, तो जितने भी पेन का या पेंसिल का या क्रूड ऑयल का, कच्चा तेल का, सो ऑल द गुड्स, उसका जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आप कहां लिख दोगे, मर्चेंडाइज में। जो भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, मान लो आप इंडिया में टीचर हो और आप किसी यूएस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, तो आप एक सर्विस दे रहे हो, तो वो यहां पे आ जाएगा। इसलिए इसको इनविजिबल्स में लिखा जाता है। इनविजिबल्स का मतलब वैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो दिखते नहीं है। मान लो मैं आपको पेन दे दूं और उसके लिए आप मुझे पैसे दे दो, तो ये तो क्लियर कट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, बिकॉज पेन इज अ विजिबल कमोडिटी। बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग यू, सो टीचिंग इज इनविजिबल, यू कैन नॉट सी दैट आई एम टीचिंग, यू कैन ओनली फील दैट, यू कैन ओनली अंडरस्टैंड दैट। सो ऑल द सर्विसेज कम्स अंडर द इनविजिबल। सिमिलरली फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई यूएस कंपनी में आप चले गए इंटर्नशिप करने, आप यूएस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये अगेन मैं कहां लिखूंगा, करंट अकाउंट में, बिकॉज यहां पे कोई भी एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं हुआ है। सिमिलरली मान लो कोई इंडियन कंपनी, मान लो रिलायंस में कोई ऑस्ट्रेलियन पर्सन काम कर रहा है, तो रिलायंस कंपनी जो सैलरी देगी इस ऑस्ट्रेलियन पर्सन को, क्या इससे रिलायंस का एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है, क्या इस पर्सन का एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है, नहीं। सो एनी इनकम विच यू डिराइव बाय प्रोवाइडिंग अ सर्टेन सर्विस, तो वैसे को हम लोग फैक्टर इनकम यहां कह देते हैं, राइट। फिर क्या हो गया, ट्रांसफर, जिसमें गिफ्ट्स आ गया, ग्रांट्स आ गया, रेमिटांस आ गया, ये क्या हो गया, फ्री इनकम। फैक्टर इनकम क्या है, अर्नड इनकम। अर्न मतलब आपने रिलायंस के लिए काम किया, उसके लिए रिलायंस ने आपको पेमेंट किया है, तो वो ट्रांजैक्शंस आप यहां लिखोगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जैसे समझो आपका कि आपका फैमिली का कोई पर्सन सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है, इसने अपने फैमिली को वापस इंडिया में पेमेंट किया, तो ये जो पेमेंट आया है, क्या ये फैमिली को, जो ये पेमेंट आ रहा है, क्या ये फैमिली ने अर्न किया है, नहीं, अर्न तो इसने किया है ना, इनके लिए तो क्या हो गया, ये फ्री इनकम हो गया। सो गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटांस, ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहां लिखते हैं, इनविजिबल्स के अंदर। सो करंट अकाउंट में कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होता है। उसमें पहला आ गया गुड्स में ट्रेड। इनविजिबल्स के अंदर सबसे पहले सर्विसेज, कि अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, हेल्थ सर्विस, बैंकिंग सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, या कोई फ्रेंड आपका आपको गिफ्ट दे रहा है, या आपके फैमिली में से कोई आपको रेमिटांस दे रहा है, या कोई इंडिया में रहकर बांग्लादेश में अपने रेमिटांस को भेज रहा है, तो वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम लोग ट्रांसफर्स के अंदर लिखते हैं। दूसरे तरफ कैपिटल अकाउंट में आ जाओ तो ऑब्वियसली इसमें वही ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जिसमें या तो इंडियन रेसिडेंट या तो बाहर के रेसिडेंट, किसी ना किसी का तो एसेट लायबिलिटी चेंज होना है। इसमें आपका एफडीआई आ जाएगा, जैसे 30% शेयर। एफपीआई और एफडीआई में अंतर पता है, जब भी कोई बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी 10% शेयर से ज्यादा खरीदेगी उसको एफडीआई कहेंगे। जब भी कोई बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनी में 10% शेयर से कम खरीदेगी, लेस देन 10% शेयर, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम एफपीआई कहेंगे। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी, या इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्ट कर रही है किसी अमेरिकन कंपनी में या जापानीज कंपनी में, तो उन सभी इन्वेस्टमेंट में एसेट लायबिलिटी तो चेंज होगा। सिमिलरली मान लो अदानी ग्रुप ने यूएस से लोन लिया, जो लेती है अदानी ग्रुप, तो उस केस में क्या होगा, जब भी अदानी ग्रुप बाहर से लोन लेगी, ऐसे लोन को क्या कहते हैं हम लोग, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बोरोइंग टेकन बाय इंडियन कमर्शियल कंपनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में अदानी ग्रुप जो बाहर से लोन ले रही है, तो अदानी ग्रुप के लिए क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा, और जो लोन दे रहा है उसके लिए क्या इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा। सो जितने भी लोन इंडियन कंपनीज बाहर से लेते हैं या बाहर के कंपनीज इंडिया के बैंक से लेते हैं, उन सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम लोग यहां
पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। सिमिलरली बैंकिंग कैपिटल का मतलब मान लो एसबीआई में एक फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, एफसीए। इसमें क्या होता है कि जो मान लो सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है या यूएस में काम कर रहा है, वो एसबीआई में अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करता है और उसमें डॉलर स्टोर करता है। तो जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक के लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी, क्योंकि ये बैंक को आपको देना है वापस, और आपके लिए क्या हो जाता है, एसेट। सो ऑल द एनआरआई जो इंडिया के बैंक में पैसा जमा करते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहां लिख देंगे, बैंकिंग कैपिटल। तो मतलब सिंपल तौर से आपको एक बात तो क्लियर हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सभी तरीके के, कुछ भी, कोई भी, कहीं भी, किसी भी करेंसी में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, शर्त यह होना चाहिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, एक इंडिया में रहते हुए रेसिडेंट का, और दूसरी तरफ कौन होगा, इंडिया के बाहर रहता हुआ रेसिडेंट। उन दोनों के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको मुझे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहां करेंगे, तो या तो करंट अकाउंट में कर सकते हो या कैपिटल अकाउंट में कर सकते हो। करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, जिसमें एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होता है। कैपिटल अकाउंट में कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, जिसमें एसेट लायबिलिटी चेंज होता है। करंट अकाउंट में फर्दर जनरली क्या क्या आते हैं, गुड्स में ट्रेड, इनविजिबल में सर्विसेज में ट्रेड, फैक्टर इनकम, फॉर एग्जांपल सैलरी अर्न्ड बाय फॉरेनर्स working with Indian company और salary earned by Indians working in a foreigner company। ट्रांसफर का मतलब फ्री इनकम, इट्स नॉट अ अर्न्ड इनकम। तो जो आपको कोई बाहर के पर्सन ने गिफ्ट दे दिया, कोई आपके फैमिली में बाहर काम कर रहा है, उसने फैमिली को वापस पैसा भेजा, तो ये ट्रांजैक्शन कहां लिखेंगे, रेमिटांस में। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफपीआई, ये सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन हो गया, और जो बैंकिंग कैपिटल है। तो ये एक तरीके से फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स, दिस इज व्हाट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब अगर आप देखोगे इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है क्या नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आप समझ में आ गया। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है, ये कैसे होता है, इसको मैं आज बताऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो करंट अकाउंट है ना मेरा, इस करंट अकाउंट में हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। क्यों प्रॉब्लम आता है, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए कि जो मर्चेंडाइज है, जो गुड्स है, ये हमेशा हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, क्योंकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं है, और साथ साथ जो कच्चा तेल है वो भी हम लोग बाहर से खरीदते हैं। सो इंडिया के करंट अकाउंट में जहां पे सबसे बड़ा डेफिसिट है, जहां पे सबसे ज्यादा हम बाहर से चीज खरीदते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा वी आर लूजिंग डॉलर, वो कहां पे, हमारा मर्चेंडाइज में। सो मर्चेंडाइज में हमेशा हमारा क्या होता है, एक बड़ा डेफिसिट होता है। अगर मैं इनविजिबल्स की बात करूं तो सर्विस सेक्टर इंडिया का स्ट्रांग है। सो जितना इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट करता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं, विच मींस इंडिया सर्विसेज ज्यादा बाहर भेजता है जितना इंडिया सर्विसेज बाहर से परचेज करता है। दैट मींस वी आर अर्निंग डॉलर, हम इसमें डॉलर अर्न कर रहे हैं, यहां डॉलर लूज कर रहे हैं। फैक्टर इनकम उतना बड़ा होता नहीं है। ट्रांसफर अगर बात करें तो ये हमेशा मेरा पॉजिटिव है। क्यों, बिकॉज रेमिटांस, इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेमिटांस रिसीविंग कंट्री, तो ये सारा ट्रांजैक्शन से इंडिया को डॉलर मिलता है। सो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये इतना बड़ा नेगेटिव होता है, लेट्स सो इसको -$100 कह लो, ये +$50 कह लो, और ये +$20 कह लो। सो ऑल्दो दिस इज पॉजिटिव, बट दिस इज द रियल कल्प्रिट, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट क्या हो जाता है, डेफिसिट में हो जाता है। इसी को हम लोग CAD कहते हैं। सो बिकॉज इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट वी आर अ मैसिव इंपोर्टर ऑफ गुड्स, although we are a net exporter of service, although we are a country which receives the maximum amount of transfer income, but despite all these surpluses, ये इतना बड़ा डेफिसिट होता है जिसकी वजह से ओवरऑल इंडिया का जो CAD है वो किस में आ जाता है, डेफिसिट में, which means इंडिया is losing डॉलर इन करंट अकाउंट डेफिसिट। अब सवाल आता है कि ये डॉलर हम लोग लूज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं होता है, बिकॉज द डॉलर विच वी आर लूजिंग ओवर हेयर, ये डॉलर हम लोग कहां से अर्न कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट से। यहां पे हमारा सरप्लस होता है।
बिकॉज इंडिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमेशा आता है एज कंपेयर टू इंडियंस बाहर इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया की कंपनी बाहर से ज्यादा लोन लेते हैं तो वो लोन लेंगे तो डॉलर इंडिया में आएगा, एज कंपेयर टू बाहर के कंपनीज इंडिया से लोन लेते हैं। बाहर के लोग इंडिया के बैंक में ज्यादा पैसा जमा करते हैं एज कंपेयर टू इंडिया के लोग बाहर जो बैंक में पैसा जमा करते हैं। विच मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट तो होता है, लेकिन हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बड़ा प्रेशर नहीं बनता है, बिकॉज हेयर वी हैव अ सरप्लस। So the deficit in current account is managed by the surplus in capital account because India has a huge investment coming, जिससे हमारा बहुत बड़ा डॉलर आता है। इंडिया की कंपनी बाहर से बहुत ज्यादा लोन लेते हैं, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस है, लेट्स से कैपिटल अकाउंट का सरप्लस प्लस $1,000 है और करंट अकाउंट का डेफिसिट -$500 है या $700 है। इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ओवरऑल बेसिस पे इनफैक्ट सरप्लस हो जाता है, विच इज अ गुड थिंग। इससे हमारा डॉलर रिजर्व्स क्या होता है और एनहांस होता है। सो करंट अकाउंट में डेफिसिट रहता है इंडिया का, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होता है। कैपिटल अकाउंट में सरप्लस इतना बड़ा होता है कि करंट अकाउंट की कमजोरी छुप जाती है, जो डेफिसिट है वो इजीली मैनेज हो जाता है, और इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है, जिससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। लेकिन अब हालात बदल चुकी है। क्या बदली है इसके बारे में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप अनअकैडमी आईएएस के इस साल के सक्सेस के बारे में जरूर जानते होंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। आप हमारे बैचेस में एनरोल भी कर सकते हैं। अगर आप ये कोड लगाते हैं SUJ50 तो आपको अनअकैडमी आईएएस की तरफ से एक मैसिव डिस्काउंट मिलेगा, जो आप इमीडिएटली अवेल कर सकते हो। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर ये देख सकते हैं। आप हमारे बैचेस को लेकर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ एट दिस प्राइस विद 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे बैचेस हैं, आगाज, प्रारंभ और एलिवेट। आप इसमें किसी भी बैच को ज्वाइन करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, और अगर आप ये कोड लगाते हो तो यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू गेट अ गुड डिस्काउंट फ्रॉम अनअकैडमी। अब करंट स्टेटस क्या है, आप देख सकते हैं कि इस साल जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आया है उसमें क्या है, डेफिसिट है ऑफ $31 बिलियन, जो 6 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारा डेफिसिट था 2024-2025 में। इनफैक्ट 2023-2024 में हालात इतनी अच्छी थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में था, लेकिन उसके बाद लगातार 2024-2025 2025-2026 दोनों साल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रहा, और डेफिसिट ही नहीं रहा, वो डेफिसिट 6 टाइम्स बढ़ा है। और जिस तरीके की हालात इस साल स्टार्ट हुई है 2026-27 में, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है ये और नहीं बढ़े ऐसा बहुत ही मुश्किल है, विच क्लियरली शोज कि 3 साल बैक टू बैक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है। हम लोग डॉलर लूज कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर बन रहा है, और इसीलिए लगातार सरकार कह रही है ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, बाहर से चीजें मत खरीदो। आप देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट 2021-22 में सरप्लस 2024-25 में -$5 बिलियन का डेफिसिट, 2025-26 में -$31 बिलियन का डेफिसिट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार 2 साल, और अब प्रोबेबली 2026-27 में भी ये डेफिसिट जोन में आएगा। तो सवाल ये आता है कि जब मैंने कहा कि हमारा करंट अकाउंट प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कैपिटल अकाउंट अच्छा है, संभाल लेता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट खूब आता है, तो अच्छी बात है। तो इंडिया को हमेशा जब मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता था तो हम लोग कहते थे यार इंडिया का ना प्रॉब्लम करंट अकाउंट में, यही हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये तो बहुत अच्छा है, इंडिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो हालात बदल चुकी है, बिकॉज पहला प्रॉब्लम तो ये मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज बीन डेफिसिट फॉर 2 consecutive years एंड वी आर ऑन कोर्स फॉर 3rd सक्सेसिव डेफिसिट। अब इस बार करंट अकाउंट डेफिसिट जो इंडिया का सबसे वीक था, वो कोई बहुत बड़ा मुसीबत नहीं लाया। जो हमेशा हम लोग कहते थे ना, वो घर का बदमाश बच्चा, कुछ भी गलती हुआ इसी पे इंजाम डाल दो। वैसे जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहते थे यार बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंडिया डेफिसिट हो गई, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम में आ रहा है, अब इसका कल्प्रिट कौन है, CAD, क्योंकि गुड्स में हम लोग एक मैसिव इंपोर्टर हैं। लेकिन अगर आप देखोगे इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है, $286.9 बिलियन था प्रीवियस ईयर, और 2025-26 में ये तो ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, मतलब हमारा जो नेट इंपोर्ट है वो तो कम हुआ है। तो अब सवाल आता है कि जब भैया आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था विच वी आर फेसिंग इन द मर्चेंडाइज, व्हेन दैट डेफिसिट हैज कम डाउन,
देन व्हाई द प्रॉब्लम ऑफ बीओपी डेफिसिट? फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पे क्यों जा रहा है जब हमारा सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज अच्छा हो रहा है? तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट का जो रियल रीजन है वो है नॉट करंट अकाउंट, वो है कैपिटल अकाउंट। इसी चीज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था कि कैपिटल अकाउंट का प्रॉब्लम इस बार देखने को मिल रहा है। बिकॉज अभी तक आप देखेंगे कि मैंने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस रखने में मदद कौन कर रहा था? कौन CAD करंट अकाउंट डेफिसिट को छुपा ले रहा था, मैनेज कर दे रहा था? वो था हमारा सरप्लस ऑन द कैपिटल अकाउंट। आप देख सकते हैं 2023-24 में जब लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस था, उस साल हमारा CAD था $26.1 बिलियन, लेकिन कैपिटल अकाउंट में सरप्लस था $90 बिलियन, जिसकी वजह से ओवरऑल बेसिस पे BOP हमारा क्या बन गया? सरप्लस। लेकिन 2023-24 के बाद से लगातार हमारा प्रेशर कहां आ रहा है? कैपिटल अकाउंट पे। आप देख सकते हैं कि 2025-26 में हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो 2024-25 के कंपैरिजन लगभग 100%, 99.5% से घट गया है। विच मीन्स ये जो इंडिया का कैपिटल अकाउंट सरप्लस था, जो हमेशा करंट अकाउंट और ये पूरा प्रॉब्लम को मैनेज कर रहा था, आज कैपिटल अकाउंट खुद प्रॉब्लम में आ चुका है। आज कैपिटल अकाउंट लगभग 99.5% से डिक्लाइन कर चुका है। और रीजन क्या है आप सभी को पता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो हालत है वो बहुत खराब है, और इसके रीजंस मैंने आपको कई बार बता चुके हैं कि इन्वेस्टर इंडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं। बिकॉज इंडिया में AI का कोई रोल नहीं है। ट्रम्प का टैरिफ लास्ट ईयर से इंडिया को परेशान किया हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अभी मिडिल ईस्ट वॉर से फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ आ भी रहे थे, वो लगातार इंडिया छोड़ के अभी जा रहे हैं। एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर रहा है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कम आ रहा है। और यूएस का जो ट्रेजरी यील्ड है वो बढ़ा हुआ है। इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाया है मंजिल चैनल पे, आप जाके इसको वापस से देखें। विच मीन्स कि इंडिया का इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो CAD से नहीं आ रहा है, वो आ कहां से रहा है? कैपिटल अकाउंट में। विच मीन्स कि अगर इंडिया किसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नहीं लाएगा तो ये मैनेज नहीं कर पाओगे आप। करंट अकाउंट की डेफिसिट को आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। और यही RBI को सता रहा है, यही गवर्नमेंट को सता रहा है। बिकॉज अभी तक बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं आता था बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट सरप्लस। बट जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग इंजन था वही कमजोर हो रहा है, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे रियल प्रॉब्लम आएगा। और ये डेफिसिट जिस तरीके से बढ़ रहा है ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे और प्रेशर देगा। अब क्यों ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है, इसके रीजंस मैंने आपको यहां पे बता दिए। अब ये रहा प्रीलिम्स के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और आप इसको पॉज करो, इसका आंसर पढ़ो, इसका क्वेश्चन पढ़ो और फिर इसको सॉल्व करना। इसका जो आंसर है वो आपका A हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेन इनफ्लो की बात कर रहा है। तो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसमें हमारा आउटफ्लो हो रहा है? तो ऑब्वियसली आउटफ्लो तभी होगा जब इंडिया की कंपनी किसी कंपनी को यूरोप में एक्वायर करेगी, तो ऑब्वियसली इंडिया से डॉलर बाहर चला जाएगा। बाकी हर एक में हमारा डॉलर जो है वो इंडिया में ही आएगा। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ गया। अगर आप मेंस दे रहे हो 2026 में या अगले साल, तो ये क्वेश्चन आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर आ रहा है। सही बात है। सो डू यू एग्री? तो एग्री करना है और फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना है किस कॉन्टेक्स्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू RBI का जो एनुअल रिपोर्ट है। और फिर एट द एंड आप सॉल्यूशन दोगे और सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें ठीक करना है तो मर्चेंडाइज में जो हमारा हमेशा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कम करना है। दूसरा जो रियल प्रॉब्लम इस बार आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हमें हर तरीके के मेजर्स लेने पड़ेंगे सो दैट वी आर एबल टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर। सो आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर एक बेसिक आइडिया तो लगे। और आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम लोग अनअकैडमी IAS के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आई विल बी टेकिंग every topic of Indian economy specific for all the students जो अगले साल या उसके अगले साल 2028 के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर एक स्टैटिक टॉपिक को, हर एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, RBI की एनुअल रिपोर्ट,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी चीजों को आपको मंजिल अकेडमी आईएएस के ऊपर कवर किया जाएगा। सो दैट विल बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो ये वीडियोस के थ्रू आप बेसिक्स बनाएं, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे उन वीडियोस में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, जरूर कमेंट करते रहिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।